हाँ भाई, किसका बर्थडे है? अच्छा, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ, यही तो मैं सोच रहा था, कहीं फट ना जाए ये। फटा नहीं यार ये, ठीक है ना? दिख रहा है ना सही? हाँ भाई, थोड़ा आप बैठ के थ्योरी लिखते तो बिना मतलब टाइम बर्बाद होता ना। समय की थोड़ी कमी है भाई, जितना बच जाए उतना अच्छा है। नहीं, हाँ नहीं, सवाल बहुत ज्यादा है रेडिएशन के यार। कल लगेगा, एक लेक्चर और लगेगा। काहे मतलब कैसे? अरे भाई, काहे इस पे इतना ठूस ठूस के बैठे हो बे? ए, इधर आओ तुम आगे, इधर आओ। आओ आओ, जल्दी आओ। चलो, हाँ भाई देखो, कंडक्शन, कन्वेक्शन अपने सिलेबस में नहीं है। कन्वेक्शन में बस इतनी सी बात जाननी है कि अगर हीट ट्रांसफर पार्टिकल के एक्चुअल डिस्टरबेंस की वजह से हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। ठीक है, सेटल हो गए? चलो फटाफट। हाँ भाई सुनो, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तीन बातें होती हैं। कंडक्शन में क्या पार्टिकल अपनी एक्चुअल पोजीशन से इधर उधर जाता है? नहीं, जहां है वहीं रहता है। उसी जगह से थोड़ा बहुत मूव करके कोलिजन के माध्यम से हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद बात आती है कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन में जैसे आपके घर का किचन का एग्जॉस्ट है, किचन में एग्जॉस्ट लगा होता है ना, वो क्या कर रहा है? अंदर की गर्मी को बाहर फेंक रहा है। कैसे फेंक पा रहा है? अंदर की गर्मी को बाहर कैसे फेंक पा रहा है भाई? जब पंखा चल रहा है तो अंदर लोअर प्रेशर जोन, हायर प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, और बाहर लोअर प्रेशर जोन। तो हवा क्या हो रही है? अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। तो उसमें क्या होता है कि भाई हवा जा रही है तो हवा के पार्टिकल्स ही तो हीट लेके जा रहे हैं। तो क्या पार्टिकल एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। रेडिएशन वो फेनोमेना है जिसमें किसी भी मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। जैसे ये लाइट जल रही है, इससे हीट पैदा हो रही है ना? वो हीट ट्रेवल करेगी, चाहे आप एयर में रख लो, चाहे वैक्यूम में रख लो, कैसे भी रख लो। दुनिया में कोई भी अगर बॉडी है, उसका टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर है तो वो हीट जनरेट करता है। जो हीटिंग वाला रेडिएशन हमको महसूस होता है कि गर्मी लग रही है, उस रेडिएशन का नाम होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है, ठीक है ना? इंफ्रारेड रीजन का जो वेवलेंथ होता है वो 7.8 इंटू 10⁻⁻⁻ से 4 इंटू 10⁻⁻⁻4 मीटर तक के रेंज में होता है, ठीक है ना? एवरी बॉडी हुज टेम्परेचर इज अबव 0 केल्विन एमिट्स थर्मल रेडिएशन। कल वाली क्लास में मोटा मोटा हिसाब किताब आपको समझाए थे कि दुनिया में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो केवल हीट लेती हो, या कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो केवल हीट देती है। क्लियर है? हर बॉडी हीट लेती है और हर बॉडी हीट देती है। 1800 सेंचुरी के शुरुआत में, 18 सेंचुरी में ऐसा माना जाता था कि दो तरह की रेज हैं। एक को कहा गया कैलोरीफिक रेज, जो हीट पैदा करती हैं। रेडिएशन दो तरह का माना जाता था, एक को कहा जाता था हॉट बॉडी रेडिएशन और एक को कहा जाता था कोल्ड बॉडी रेडिएशन। जो हॉट बॉडी रेडिएशन है, जो हॉट बॉडी है वो हॉट बॉडी रेडिएशन जनरेट करती है, जो कोल्ड बॉडी है वो कोल्ड बॉडी रेडिएशन जनरेट करती है। हॉटनेस और कोल्डनेस को डिफाइन हम कर रहे थे कि जो चीज गर्म लग रही थी कह रहे थे ये हॉट बॉडी रेडिएशन है, जो चीज ठंडी लग रही थी उसको क्या कह रहे थे? कोल्ड बॉडी रेडिएशन। हॉट बॉडी रेडिएशन की जो रेज थी उसका नाम रखा गया था कैलोरीफिक रेज, और जो कोल्ड बॉडी रेडिएशन था उसका नाम रखा गया था फ्रेगोरिफिक रेज। रेफ्रिजरेटर का नाम सुने है ना? उसी से बना था, मतलब काम की चीज नहीं, बस ऐसी बकवास बात है। उसके बाद में कैलोरी वैलोरी लोग आए, फिर स्टेफन बोल्ट्जमैन आया, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे काम होने लगा। किरचॉफ्स का नाम सुने हो ना? दो साइंटिस्ट बहुत भौकाली निकले इसमें।
जिन्होंने सबसे पहले हाइपोथेसिस सेट किया रेडिएशन के बारे में। बाद में उसी को स्टेफन बोल्ट्जमैन ने और न्यूटन ने अपनी गणित में कन्वर्ट कर दिया। नहीं तो सबसे पहले आया था एक आदमी था, उसका नाम था प्रिवोस्ट। नाम सुने हो? एक आदमी था प्रिवोस्ट, उसने दिया था प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। उसने सबसे पहले कहा था कि दुनिया में कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर है वो हीट एमिट करेगी, वो हीट एब्जॉर्ब भी करेगी, वो हीट एमिट भी करेगी। अगर वो एब्जॉर्ब ज्यादा कर रही है और एमिट कम कर रही है तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और वो एब्जॉर्ब कम कर रही है और एमिट ज्यादा कर रही है तो उसका टेम्परेचर घटेगा। क्लियर? अगर कोई बॉडी है उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कुछ एब्जॉर्ब और कुछ एमिट नहीं कर रही है। क्या कर रही है? जितना एब्जॉर्ब कर रही है उतना ही एमिट कर। इसी पर पूरा रेडिएशन बेस्ड है। पूरा रेडिएशन बस इन्हीं 3 लाइन पर बेस्ड है। चाहे स्टेफन बोल्ट्जमैन की बात कर लीजिए, चाहे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात कर लीजिए, चाहे विंस डिस्प्लेसमेंट की बात कर लीजिए, सब लोग बस यही बात करते हैं। कुछ लोगों ने थ्योरेटिकल बात करी, कुछ लोगों ने मैथमेटिकल बात करी, बस इतना ही था। ठीक है ना? तो कहानी में आगे चलते हैं। बेसिक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करें, रेडिएशन तो ऐसा हीट ट्रांसफर जिसमें किसी भी तरह से हमको किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट ना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन। एनर्जी ट्रांसफर होती है इसमें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दुनिया में कोई भी एटम ऐसा नहीं है जो एक बॉडी कंस्टिट्यूट करता हो और उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड मोशन में ना हो। क्लियर बात समझे हम क्या कह रहे हैं? हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड मोशन में है कि नहीं है? अरे है भाई। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा उतनी ज्यादा रेंज निकल के आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। जो बॉडीज सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने पास रखती हैं उन बॉडीज का नाम होता है ब्लैक बॉडी। क्या नाम होता है? जैसे सन इज अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो बॉडी काली होगी वो ब्लैक बॉडी है। अरे क्लैरिटी है? ब्लैक बॉडी का ब्लैक कलर से रिलेशन है, ब्लैक बॉडी का ब्लैक कलर से रिलेशन है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो काला है वो ब्लैक बॉडी है। ठीक ना? कोई चीज हमको ब्लैक कैसे दिखाई देती है? अंधेरा हमको क्यों नहीं पता चल रहा है? हमारी आंखों से अंधेरा हमको क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट करके वहां से नहीं आ रही। अब रेडिएशन को हम आपको समझाएं तो रेडिएशन को हम 2 बात में आसानी से समझ सकते हैं। एक, हम आपको रॉड दे दे आयरन की, उसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा बांध दें, और एक आयरन बार दे दें एकदम रेड हॉट गरम, और दोनों को अंधेरे कमरे में रख दिया जाए, कौन दिखाई देगा? रेड हॉट दिखाई देगा ना? रेड हॉट हमको दिखाई देगा ना? क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा एक्सेलरेटेड हैं। नहीं आया? सोचो, अभी हम तुमसे क्या कहे कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड होंगे वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने पास रखेंगे। इसी को विंस डिस्प्लेसमेंट ने अपने एक लॉ से डिफाइन किया था। बाद में इसकी बहुत पहले कहानी मैक्सवेल ने कह दी थी। जब मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन पढ़ोगे आगे चल के तो उसमें सब कहानी देखने को मिलेगी। इट इज जस्ट लाइक अ स्टोरी, बढ़िया स्टोरी है। अगर इसको ढंग से समझे तो ये पॉइंट की बात ये कहती है कि जैसे मान लो हम एक अंधेरे कमरे में हैं, क्लियर है? एक अंधेरे कमरे में एक आयरन की रॉड रखी और आप उसको गर्म करना स्टार्ट कर रहे हो, हीट दे रहे हो। ये नहीं कि फ्लेम जला के हीट दे रहे हो, हीट देने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है ना? आप हीट दे रहे हो, इनिशियली वो आपको नहीं दिखेगी, इनिशियली वो आपको नहीं दिखेगी। जैसे जैसे वो गर्म होगी क्या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा? क्या पहले जब वो नहीं दिख रही थी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं एमिट कर रही थी? कर रही थी कि नहीं कर रही थी? कर रही थी। दुनिया में कोई भी बॉडी जिसका 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते क्या क्या है? सबसे पहला रेडियो। क्या भाई साहब? रेडियो। सीक्वेंस याद करना, समय के अंत तक याद रहेगा। रेडियो को माइक्रोवेव में डाल दो। माइक्रोवेव देखे हो ना? माइक्रोवेव में डाल दो तो भाई अगर मेटल का रेडियो है तो क्या रेड हो जाएगा गर्म होके?
इंफ्रारेड दिखाई देगा, दिखाई देगा मतलब विजिबल। उसके बाद एबीसीडी आ जाता है, यूवी, एक्स और वाई, डब्ल्यू नहीं आता इसमें। अरे क्लैरिटी है, वाई को हम बोलते हैं गामा। क्या बोलते हैं? गामा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो जो एनर्जी है वो बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगी। एनर्जी बढ़ने का मतलब है, एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। अब मान लो हम इतने नॉर्मल टेम्परेचर पे रख रहे हैं एक बॉडी को कि वो उसके इलेक्ट्रॉन्स इतने कम एक्सेलरेटेड हैं कि वो रेडियो या माइक्रोवेव जनरेट कर रहे हैं। तो इससे क्या तुमको कोई चीज दिखाई देगी? नहीं। ये इतनी हल्की रेज होती हैं कि इनसे हमको हीटिंग भी नहीं देखने को मिलती है। नॉर्मली जब माइक्रोवेव की इंटेंसिटी को बहुत बढ़ा दिया जाता है तो वो गर्म करने लग जाती है। क्लियर है? अगर आप टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो क्या होगा? इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगा। इंफ्रारेड रेडिएशन हीटिंग इफेक्ट देता है। अरे देता है ना। अब मान लो रॉड का टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि वो अभी लाल नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उसको छुओ तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। ऐसा महसूस किए हो कभी? अरे भाई अगर तुम करछुल को चला रहे हो, पलटे से चला रहे हो, तो जब गर्म हो जाती है तो उसका एक एंड गर्म हो जाता है, पकड़ने लायक रहेगा? नहीं। क्या वो रेड हॉट हो गया? नहीं। अंधेरे में दिखाई देगा? नहीं। लेकिन फिर भी हीट है कि नहीं है? वो कौन सी हीट है? इंफ्रारेड। अब जब तुम उसका टेम्परेचर इसके आगे ले जाओगे तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन और बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा तो वो विजिबल के सेगमेंट में जाएगा, और विजिबल का सेगमेंट होता है विबग्योर। क्या होता है? अरे क्लैरिटी है? सबसे पहला कलर कौन सा दिखाई देगा? रेड। उसके बाद रेड प्लस ऑरेंज का मिक्सचर, फिर रेड ऑरेंज और येलो का मिक्सचर। ऐसे बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि ये किस कलर का हो जाएगा? व्हाइट। उसको हम बोलते हैं व्हाइट लाइट। कभी भी तुम इंटरनेट पर खोल के देखोगे मोल्टन आयरन मेटल, मोल्टन आयरन मेटल, तो उसका बीच का हिस्सा तुमको पूरा सफेद दिखाई देगा। अरे क्लैरिटी है? क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स का इतना टेम्परेचर है कि वो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा और सारे के सारे विजिबल रेडिएशन अपने साथ कैरी कर रहा है। क्लैरिटी है? अब तुम और हीट दिए तो क्या इलेक्ट्रॉन्स को और एक्सेलरेशन प्रोवाइड किए, तो अब उससे जो रेज निकलेंगी वो क्या निकलेंगी? यूवी। अब मटेरियल की अगर कैपेसिटी होगी यूवी रेडिएशन तक अपने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने का, तब निकलेगा। नहीं तो क्या होगा? वेपराइज होकर उसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। अगर उसकी कैपेसिटी और ज्यादा है तो उससे क्या निकल जाएगा? एक्सरेज। फोटो खींचते हैं ना एक्सरेज वाला, करवाते हैं, करवाए ना कभी एक्सरे? एक्सरे कितनी बार? हाँ। तो क्या होता है भाई, क्या होता है एक्सरेज में कि एक बल्ब लगा होता है, सर देखे थे उससे लाइट निकल रही थी। नहीं, एक्सरेज दिखाई नहीं देती हैं सर, उसमें एक बल्ब लगा था, जल रहा था। हमें वो बस इसलिए होता है कि ताकि तुम्हारे यहां पे रोशनी पड़ सके। उसके अंदर अलग फिलामेंट्स होते हैं जो कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं उसको, वो एक्सरे प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना? तो जब उसको पावर सप्लाई मिलती है तो उसका एलिमेंट गर्म होता है, बहुत तेज हीट करता है, और वो एक एक्सरे का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेगमेंट देता है। वो तुम्हारी बॉडी में ड्रिल मारता है और एक पिक्चर क्रिएट करके दे देता है, तुम्हारी हड्डी जुड़ी है, टूटी है, मुंह फूटा है, सही है। क्लैरिटी है ना? अगर और ज्यादा रेडिएशन बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? गामा रेज। टेम्परेचर और बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? जनरली ये गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं अप्रोक्सीमेटली 4000 के बाद और 6000 केल्विन तक। 4000 से 6000 केल्विन तक, जो जनरली धरती मैया पे बनाना संभव नहीं। अरे क्लैरिटी है? 6000 केल्विन टेम्परेचर होता है सन का। तो सन क्या है? एक ऐसा बॉडी जिसके पास क्या है? रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरेज और गामा रेज, सारा रेडिएशन है। ऐसी बॉडीज जो अपने साथ सारा रेडिएशन रखती हैं, उन बॉडीज को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? मोटा मोटा हिसाब क्लियर हो रहा है रेडिएशन का। तो अब सवाल पैदा हुआ
सवाल पैदा हुआ, ब्लैक बॉडी पर चर्चा शुरू हुई कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कर रही है, एमिट कर रही है, तो क्या कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर रही है कि नहीं? अरे कर रही है ना, डेफिनेट सी बात है। कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वन वे नहीं होता। अरे बात समझे? जैसे हम हैं, अगर हमको गर्मी लग रही है, मतलब हम ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं पर यूनिट टाइम और कम हीट दे रहे हैं पर यूनिट टाइम। अरे क्लैरिटी है? अगर हमारे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब हम जितनी हीट सराउंडिंग से ले रहे हैं उतनी ही हीट हम सराउंडिंग को दे रहे हैं। क्लैरिटी? इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है और तुम्हारा टेम्परेचर क्या है। तुमने कितनी हीट ली या कितनी हीट दी नेट, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। अरे बात समझ रहे? लेकिन इंडिविजुअली अगर ये देखा जाए कि मैंने कितनी हीट ली, तो उसका बस मतलब किससे है? सराउंडिंग से। और मैंने कितनी हीट दी, इसका मतलब बस इतने से है कि मेरा टेम्परेचर क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है? यही कहानी सबसे पहले प्रीवॉस्ट ने गढ़ी थी। फिर प्रीवॉस्ट की इस कहानी को किरचॉफ्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे जस्टिफाई किया, और उसी एक्सपेरिमेंट को स्टीफन बोल्ट्जमैन ने अच्छी गणित में कन्वर्ट कर दिया, और फिर न्यूटन आया, उसने उस गणित को आसान कर दिया। इतना ही काम हुआ है पूरे रेडिएशन में। तो सबसे पहली कहानी हमारी ये बेसिक रेडिएशन हो गया। बेसिक रेडिएशन में होता क्या है कि अगर हम कहें कि किसी बॉडी के ऊपर क्यू रेडिएशन गिरा, कितना रेडिएशन गिरा? क्यू। तो ये बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक है, ये बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बॉडी क्या करेगी, इसमें से कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगी और कुछ रेडिएशन को ट्रांसमिट कर देगी। एक का नाम होता है ट्रांसमिटेंस, एक का नाम होता है एब्जॉर्प्टेंस, एक का नाम होता है रिफ्लेक्टेंस। क्लियर है? जो ट्रांसमिटेंस है इसको लिखा जाता है एटी। ये बराबर है कितना एब्जॉर्ब किया इसने, कितना ट्रांसमिट किया, कितना ट्रांसमिट किया, टी बोलते हैं, ट्रांसमिटेंस को टी बोलते हैं। कितना एब्जॉर्ब किया, कितना ट्रांसमिट किया इसने, क्यू टी। गिरा कितना था, क्यू, तो टी बराबर क्यू टी बाई क्यू। एब्जॉर्प्टेंस को बोलते हैं ए, कितना एब्जॉर्ब किया, क्यू ए, और ट्रांसमिट कितना, अरे मतलब और कितना, कितना गिरा, क्यू। रिफ्लेक्टेंस की बात करें, कितना रिफ्लेक्ट किया, कितना रिफ्लेक्ट किया, क्यू आर। गिरा कितना था, क्यू। क्लियर है? इन सब का सम, इन सब का सम ए प्लस टी प्लस आर बराबर कितना, क्यू टी प्लस क्यू ए प्लस क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू। क्या 1 हो जाएगा? सोचो क्या हो गया भैया, टी प्लस ए प्लस टी प्लस आर बराबर क्या हो गया, 1। ए प्लस टी प्लस आर बराबर कितना हो गया, 1, क्योंकि इन सब का सम किसके बराबर है, क्यू के बराबर। अब सोचो यहां पे ऐसे कहानी लिखी हुई है, इफ ए बराबर टी बराबर 0 एंड आर बराबर 1, मतलब बॉडी ने कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं किया, कोई रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं किया, सारा का सारा रेडिएशन क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली रिफ्लेक्टर। क्या बोलते हैं, परफेक्टली रिफ्लेक्टर। अगर आर बराबर टी बराबर 0 है एंड ए बराबर 1 है, तो बॉडी इज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। सुनना, बहुत बड़ा, बहुत भौकाली कंफ्यूजन होता है यहां पे जीवन में। बॉडी ने कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, सारा जितना पड़ा सब एब्जॉर्ब किया, कुछ ट्रांसमिट होने दिया नहीं, कुछ रिफ्लेक्ट किया नहीं। जो बॉडी सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले, जो बॉडी सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले, वो क्या है, ब्लैक बॉडी। क्या है, ब्लैक बॉडी। अच्छा सुनो, हम एक जगह बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बॉडी ने कोई रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं किया, लेकिन हम कई बार ये पढ़ते हैं कि ब्लैक बॉडी जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है उतना ही रेडिएशन एमिट करती है। रेडिएशन का एमिट करना और रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करना दोनों अलग अलग बात है। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक कहानी समझ आ रही है? तो अगर कोई बॉडी जिसका ए बराबर 1 है, वो बॉडी क्या कहलाती है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जिसने ना तो कोई रेडिएशन रिफ्लेक्ट किया और ना ही कोई रेडिएशन ट्रांसमिट किया। और उसके बाद यही कहानी है कि ए बराबर 1 माइनस आर, गुड रिफ्लेक्टर एंड बैड एब्जॉर्बर। क्लियर है? देखो टी बराबर क्या हो जाए, 0, ट्रांसमिटेंस कितना है, 0।
R प्लस ए बराबर 1 है, तो ए बराबर क्या लिखोगे? 1 माइनस आर। अगर 1 माइनस आर कर रहे हो तो बॉडी जो होगी वो गुड रिफ्लेक्टर तो बैड एब्जॉर्बर, अगर गुड एब्जॉर्बर तो बैड रिफ्लेक्टर। ऑब्वियस सी बात है यार। अरे क्लियर है? पक्का समझ रहे? दोनों बराबर बराबर हो गए तो अगर R और A दोनों 0.5 हो गए तो आधा रिफ्लेक्ट कर रही है और आधा एब्जॉर्ब कर रही है। बहुत कॉमन सी बात है। गेम आता है यहां से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शुरू होता है। इस फॉर्मूले का आपको कहीं कोई यूज देखने को नहीं मिलेगा। मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, ये वही गेम है कि जब आप एनर्जी दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और उसका वेवलेंथ, अरे भाई सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेडियो की। सबसे कम किसकी है? गामा की। अरे है कि नहीं है? पल्ले पड़ रहा है ना? तो उसका वेवलेंथ घट रहा है। इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। लिखा जाता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इनटू वेवलेंथ। गेम है जिसकी हमको सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है एमिसिव पावर। एमिसिव पावर, अगर कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर T है, अगर कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर T है, तो क्या उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड हैं कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड हैं, वो कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट कर रहा होगा। अब जैसे हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास ये एक स्फेयर है, समझना, तुम्हारे पास ये एक स्फेयर है, इस स्फेयर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है क्योंकि इसका टेम्परेचर T है। T टेम्परेचर होने की वजह से सरफेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो हमको हीट की तरह महसूस हो रहा है। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रहा है। अच्छा ये बात समझो, हम जब एमिसिव पावर की बात करते हैं तो एमिसिव पावर की गणित है कि कितना एनर्जी एमिट हुआ, कितना एनर्जी एमिट हुआ पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो क्या एनर्जी ज्यादा एमिट होगी? अरे ज्यादा एमिट होगी। इसी वजह से एमिसिव पावर को जनरली ई से डिनोट किया जाता है। यहां जो हम एनर्जी पढ़ते हैं उसको क्यू से डिनोट किया जाता है। किससे? क्यू से। ई क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इस बॉडी का अगर आप एरिया घटा देंगे तो उसका एमिसिव पावर, अरे एमिसिव पावर बढ़ जाएगा, लेकिन एनर्जी अरे एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब मान लो हम कह रहे हैं एक बॉडी है उसका एमिसिव पावर फिक्स है, अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो उससे निकलने वाली एनर्जी बढ़ जाए। अरे भाई एटमॉस्फेयर में क्या अगर एरिया बढ़ेगा तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं टी टेम्परेचर के वो ज्यादा एक्सपोज होंगे? नहीं समझ आया? अगर एक सरफेस एरिया अपने पास कुछ एक्स अमाउंट है, दूसरा सरफेस एरिया 2x अमाउंट हो गया, मतलब उसके सरफेस पर क्या ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? और ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो क्या सराउंडिंग से अब ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करेंगे, तो क्या ज्यादा हीट सराउंडिंग को देंगे? समझ रहे हो ना? अरे क्लैरिटी है? यस। सुनिएगा, तो एमिसिव पावर को क्या लिखा जाता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इसको लिखा जाता है dq बाई ए डी टी। dq बाई ए डी टी यूनिट हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर या जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अरे मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है? यस। यहीं से सारी कहानी धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की आगे की तरफ बढ़ती है। अब यहां से इमिसिव पावर के बाद हमारे पास अगली कहानी शुरू होती है। यह फॉर्मूला अभी याद हो जाएगा, अभी इतनी बार आएगा कि यह फॉर्मूला याद हो जाएगा। एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिविटी। एमिसिव पावर क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। दुनिया में अगर कोई बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है तो डेफिनेटली वो एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब भी कर रही है। एनर्जी प्रोड्यूस्ड करने के रेट को मेजर करने का तरीका है एमिसिविटी और एब्जॉर्ब करने का तरीका है एब्जॉर्प्टिव पावर।
जो एब्जॉर्प्टेंस पढ़े हैं ना, उसी का एक दूसरा फॉर्म क्या है? एब्जॉर्प्टिव पावर। ए को लिखा जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय नॉर्मल बॉडी, कोई भी नॉर्मल बॉडी है, डिवाइडेड बाय एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक बॉडी। अरे क्लैरिटी है? क्लियर है? ब्लैक बॉडी अभी पढ़ेंगे क्या होता है। ब्लैक बॉडी वो जो क्या करे, सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। और नॉर्मल बॉडी क्या, कुछ गिरा उसमें से कुछ ही हिस्सा एब्जॉर्ब कर पाए, उसके बाद ट्रांसमिट किया, रिफ्लेक्ट किया, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। सेम एज दूसरा टर्म होता है इमिसिविटी, इसको डिनोट करते हैं ई से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ई से। और ये लिखा जाएगा एनर्जी, एनर्जी एमिटेड बाय, एनर्जी एमिटेड बाय नॉर्मल बॉडी। एमिट करने का मतलब समझते हैं ना, प्रोड्यूस कर रही है अपने पास से। और यहां पर क्या, एनर्जी एमिटेड बाय, एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। क्लियर? अच्छा, तो पहले लोग ना एब्जॉर्प्टिव पावर को और इमिसिविटी को दोनों अलग अलग बात समझते थे। अगर मान लो हम कहें कि तुम्हारे पास एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर T मेंटेन है, इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, ना तो ये बॉडी गर्म हो रही है, ना तो ये बॉडी ठंडी हो रही है, तो क्या ये बॉडी का कुछ इमिसिविटी ई होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? और इस बॉडी का कुछ एब्जॉर्प्टेंस या एब्जॉर्प्टिव पावर ए होगा। और क्या मैं कह सकता हूं कि ई बराबर ए होगा? अरे समझे हो कि नहीं? समझ आ रहा है? क्या ई बराबर ए होने का मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी? नहीं, नहीं। ई बराबर ए होने का मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है। समझ नहीं पा रहे हो तुम गेम? परफेक्टली ब्लैक बॉडी का क्या मतलब है कि जितना गिरे वो सब एब्जॉर्ब हो जाए, और वो जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना ही एमिट करे। तो ये हम किसी नॉर्मल बॉडी की बात करते हैं। जब हम ब्लैक बॉडी की बात करते हैं तो E बराबर A बराबर 1 लिखते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल बॉडी एंड ब्लैक बॉडी। एक नॉर्मल बॉडी है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब क्या है, उसका इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर दोनों बराबर है। क्लैरिटी है? और अगर एक कोई बॉडी है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो उसका ये बराबर है साथ में किसके बराबर है? 1 के। क्या कॉमेडी कर रहे हो तुम लोग? उड़ा दूंगा सीधा, समझ लेना। ई क्या है भाई साहब? इमिसिविटी। और ए क्या है? ए क्या है? एब्जॉर्प्टिव पावर, दैट इज इक्वल टू 1। कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो क्या ई और ए दोनों किसके बराबर होंगे? 1 के। और नॉर्मल बॉडी है जिसका टेम्परेचर क्या है? जिसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या ई और ए दोनों बराबर होंगे? इमिसिविटी बराबर किसके होगा? एब्जॉर्प्टिव पावर। क्लियर है? अब इसी कहानी को दो अलग अलग लोगों ने दो अलग अलग थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दी। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। उन्होंने कहा कि अगर ये कोई बॉडी है, अगर ये कोई बॉडी है, ये कुछ हीट प्रोड्यूस कर रही है, एमिट कर रही है, डी क्यू ई बाई डी टी, तो ये कुछ हीट एब्जॉर्ब भी कर रही होगी, डी क्यू ए बाई डी टी। क्लियर है? अगर दोनों बराबर है तो डी क्यू ई बाई डी टी बराबर क्या है? डी क्यू ए बाई डी टी। तो टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर डी क्यू ई बाई डी टी जो है ये बड़ा है किससे? डी क्यू ए बाई डी टी से, तो टेम्परेचर घटेगा। और डी क्यू ई बाई डी टी अगर छोटा है किससे? डी क्यू ए बाई डी टी से, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। बहुत कॉमन सी बात थी। ये था हमारे पास प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। इन्होंने ये थ्योरेटिकल बात करी थी, कुछ इसका एक्सपेरिमेंट नहीं था उनके पास। तो एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था किरचॉफ्स, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला किरचॉफ्स है वही किरचॉफ्स है। उसने इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और क्या किया, उसने एक डिब्बा लिया ऐसे एकदम हाईली इंसुलेटेड, जिसका बाहर से कोई लेना देना ना हो। इसके अंदर उसने दो बॉडीज बनाई, एक बॉडी इधर लटकाई, दूसरी बॉडी इधर लटकाई। इसमें कुछ रेडिएशन था जिसका टेम्परेचर कितना था? टी।
उसने कहा ये बॉडी है, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है एक, और दूसरी कोई नॉर्मल बॉडी है। एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और एक क्या है, नॉर्मल बॉडी। तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए? ब्लैक बॉडी का। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, और इसका नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कम होना चाहिए। लेकिन सोचो अगर इस कमरे का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या काले कलर का टेम्परेचर ज्यादा होगा कि सबका टेम्परेचर बराबर होगा? सबका टेम्परेचर बराबर होगा, सबका टेम्परेचर बराबर होगा। तो जो ऑब्जर्वेशन निकल के आई वो ये निकल के आया कि टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी जो है वो बराबर है किसके? टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल बॉडी। ये कैसे हुआ भाई साहब? ये कैसे हुआ कि इस ब्लैक बॉडी का E बराबर A बराबर कितना है? 1, और नॉर्मल बॉडी का E बराबर किसके है? 1 है। E बराबर किसके है? 1 है। जितना रेडिएशन ये एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या उतना ही रेडिएशन एमिट कर रहा है? क्या ये भी जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही रेडिएशन एमिट कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? ये सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है और सारा रेडिएशन एमिट कर रहा है। ये कम रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है और कम रेडिएशन एमिट कर रहा है। क्या टेम्परेचर में कोई चेंज होगा? मैं एब्जॉर्ब किया 100 जूल, मैंने एमिट भी कर दिया 100 जूल, मेरे टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ? नहीं। अरे क्लैरिटी है? मैंने एब्जॉर्ब किया 10 जूल और एमिट भी किया कितना? 10 जूल, मेरे टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ? ना। अरे क्लैरिटी है? तो यहां से एक लाइन निकल के आई कि जो अच्छा एब्जॉर्बर है वो अच्छा एमिटर है, जो अच्छा एब्जॉर्बर है वो अच्छा एमिटर है। यही किरचॉफ की स्टेटमेंट निकल के आई। अरे समझे कि नहीं समझे? अगर हम कहें किसी बॉडी का एमिसिव पावर E है, किसी नॉर्मल बॉडी का एमिसिव पावर कितना है? E, उसका एब्जॉर्प्टिव पावर कितना है? A। अरे समझ आया? इसका कोई यूनिट नहीं है, E का यूनिट है। एमिसिव पावर की बात कर रहे हैं, इमिसिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बराबर होगा एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, क्योंकि इसका A कितना है? 1। यही किरचॉफ्स का ज्ञान था भाई साहब, यही समझना है हमको, और यहीं से हमारी सारी न्यू रखी जाएगी, चाहे स्टेफन बोल्ट्जमैन हुए, चाहे न्यूटन हुए, कोई भी हुआ। बहुत आसान पार्ट है। हर बार बस हम एक ही बात कहेंगे, क्या? कि अगर कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका क्या मतलब है? जितना उसने हीट लिया उतना उसने हीट दिया, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो किरचॉफ से जो सवाल पैदा हुआ, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी बराबर टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल बॉडी, इसने एक ज्ञान दिया, सवाल का पैदा हुआ कि ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर, ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर। सो द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी should be greater than क्या? नॉर्मल बॉडी, should be greater than normal body, but experimentally both the bodies are at same temperature। और सवाल पैदा हुआ why? क्यों? क्योंकि बॉडी जितना हीट ले रही है उतना हीट दे रही। अरे क्लैरिटी है ना? किसी ने ज्यादा लिया ज्यादा दिया, किसी ने कम लिया कम दिया, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो। अरे बात समझे है ना? देखिए हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम किसी तरह की डबल मीनिंग बात करें, पहले बता दे रहे हैं आपको। नहीं, सेंस तो हम समझ रहे हैं, ठीक है ना? तो भाई प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ना तो हम इस धारणा में विश्वास रखते हैं, ना ही हम इस इंटेंशन को किसी तरह से बढ़ावा देते हैं। अब जब हिंदी ऐसी बनी है तो अब क्या कर सकते हैं भाई? तो प्लीज आप लोग उसको एम्फेसाइज करके बड़ा ना करें।
आप प्लीज थोड़ा सा डिफरेंस मेंटेन करके रखें, ठीक है नेता है। पता है कॉमेडी निकल रही थी बहुत मन से, समझ रहा हूं मैं। सुनो भाई साहब, अपने पास इसका आंसर क्या लिखोगे? एसर्शन रीजन बन के आएगा नेता। पढ़े नहीं रहोगे थ्योरी, चट से सवाल गलत होगा। क्या भाई, किस ज्यादा टेम्परेचर ब्लैक बॉडी का होना चाहिए था कि नहीं? लेकिन है नहीं, क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉडी का E बराबर A बराबर कितना है? 1। और नॉर्मल बॉडी का E बराबर कितना है? A। नॉर्मल बॉडी ने जो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, क्या उसको मैं लिख सकता हूं E लैम्डा बाई A? लिख सकता हूं कि नहीं? E लैम्डा क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाई नॉर्मल बॉडी डिवाइडेड बाई एब्जॉर्प्टिव पावर। अरे क्लियर है? ब्लैक बॉडी ने कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब किया? ई लेमडा ऑफ ब्लैक बॉडी डिवाइडेड बाई ए ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का ए कितना है? 1। कितना है? अरे क्लियर है? ये हम पावर की बात कर रहे हैं, एमिसिव पावर। एमिसिव पावर ही तो तुम्हारे पास है ना, ई लेमडा। ई जो पढ़े हो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और एमिसिव पावर, ये क्या पढ़े हो? क्या पढ़े हो? केवल एनर्जी की बात कर रहे हो या एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हो? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। हम देख रहे हैं कि एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो ई लेमडा बाई ए के बराबर है। अरे भाई, एब्जॉर्ब कितना करेगा वो तो उसके एब्जॉर्प्टिव पावर पे डिपेंड करेगा ना। हम कोई दूसरी बॉडी ले लें जिसका ए अलग हो, तो क्या वो ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा? अगर ए ज्यादा होगा तो ज्यादा करेगा, कम है तो कम करेगा। क्लैरिटी है? लेकिन जितना एब्जॉर्ब करेगा क्या उतना ही एमिट करेगा। तो यहां से किरचॉफ्स ने एक स्टेटमेंट दिया, कहा कि सॉरी, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर डिवाइडेड बाई ए किसी भी नॉर्मल बॉडी का, ये किसके बराबर होगा? ई लैम्डा ऑफ ब्लैक बॉडी डिवाइडेड बाई ए ऑफ ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी का ए कितना है? ब्लैक बॉडी का ए कितना है? 1। तो इसी को अंग्रेजी में लिख लिया जाता है ऐसे। अब इतने से सवाल बन जाता है क्या? If E lambda and A lambda be the emissive power and absorptive power respectively of a body, and capital E lambda be the emissive power of an ideal black body, then from Kirchhoff's law, क्या भाई? E lambda by A lambda बराबर E lambda, यही तो है। क्योंकि A lambda कितना है ब्लैक बॉडी का? ब्लैक बॉडी का A lambda कितना है? 1। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। ये है किरचॉफ्स। समझे? अब मोटा मोटा हम ब्लैक बॉडी के बारे में इतना डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमको ब्लैक बॉडी की थ्योरी देखने को मिल जाए तो हमको मोटा मोटा सब बात समझ आ जाएगा। क्या है? अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज दैट विच एब्जॉर्ब्स कंप्लीटली ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। जितना रेडिएशन पड़ेगा सब का सब एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा? ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना? यही गेम समझना है, क्योंकि जितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है साथ में उतना ही एमिट कर रहा है। एंड अराउंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल थ्योरी, ये कहा जाता है कि अगर वो किसी प्लैनेट को किसी ब्लैक होल ने निगल लिया है ना, तो कैसे निगल लिया है? अपने आप उसके पास जगह थोड़ी, मुंह थोड़ी है जाके खा लेगा। कैसे निगल पा रहा है? उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो जब वो निगल लिया तो उसने सारे मास को किस में कन्वर्ट कर दिया? एनर्जी में। अब उसके टेम्परेचर में तो कोई बदलाव हो नहीं रहा है, मतलब जितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया है सब वो एनर्जी कहीं ना कहीं एमिट कर देगा। अरे क्लियर है? तो जितना एनर्जी प्लैनेट से उसने एब्जॉर्ब किया है वो उतना एनर्जी एमिट कर देगा। अगर सेम फॉर्म की एनर्जी एमिट कर दे और हम कैपेबल हो उस एनर्जी को फिर से मास में कन्वर्ट करने में, तो एक प्लैनेट पूरा यहां से गायब हुआ और दूसरी तरफ हमको वो प्लैनेट मिल गया। अरे बात समझे? इसी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट की ये थ्योरी है कि ब्लैक होल कभी कुछ खाता नहीं है। जो ब्लैक होल में गया वो फिर दूसरे फॉर्म में ब्लैक होल से बाहर निकल जाता। क्लैरिटी है? इसी वजह से कहा जाता है कि अगर हम या जो हमारी अपर लेवल की सिविलाइजेशंस हैं वो ब्लैक होल आर्टिफिशियली क्रिएट करती हैं, बहुत सारी बातें हैं, और दे यूज इट एज अ पाथ टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हाइपोथेसिस, बहुत सारी बातें,
बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, उतना गुस्सा नहीं। यहां तक कहानी समझ आई थेनोस। सिंस अ ब्लैक बॉडी नीदर रिफ्लेक्ट, सुनो, सिंस अ ब्लैक बॉडी नीदर रिफ्लेक्ट नॉर ट्रांसमिट्स एनी रेडिएशन, देयरफॉर एब्जॉर्प्टेंस ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज, कोई कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, सब क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब। तो क्या हो गया, 1। When a perfectly black body is heated to a suitable temperature, it emits radiation of all the possible wavelengths, like sun, a perfectly black body. At 6000 Kelvin emits all the possible radiation so that it is a perfectly black body. 6000 केल्विन पर लगभग सारा का सारा रेडिएशन एमिट करती है। सारा का सारा रेडिएशन कहां से पैदा हो रहा है, कहीं से आ भी तो रहा होगा। अरे क्लैरिटी है, जितना रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही रेडिएशन वो एमिट कर दे रहा है। इस वजह से उसका नाम क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब सुनना, ये हो गया। अब मोटा मोटा हिसाब है, बस इतनी सी बात समझ के रखो कि अगर कोई बॉडी है उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्लियर है, तो क्या वो जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है उतना ही रेडिएशन एमिट करेगी? जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है उतना ही रेडिएशन एमिट कर रही होगी किसी भी इंस्टेंट पर। अरे क्लैरिटी है ना? इसको पढ़ा जाता है एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अरे भाई, हम बहुत देर तक थोड़ी देख सकते हैं यार। अगर मान लो किसी बॉडी को तुम बहुत देर तक एक्सपोज कर दिए किसी भी एटमॉस्फेयर में जिसका टेम्परेचर T0 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर वो बॉडी के टेम्परेचर से कम है, तो समय के साथ वो बॉडी ठंडी होगी कि नहीं होगी? होगी। लेकिन हम एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अगर ये मान रहे हैं कि बॉडी के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उस इंस्टेंट पर बॉडी ने जितनी हीट ली है उतनी ही हीट दी। अरे क्लियर? हम कितनी हीट लेंगे ये इस बात पे निर्धारित करेगा कि हमारा टेम्परेचर कितना है या बाहर का टेम्परेचर कितना है। सोचो, हीट कहां से आ रही है? बाहर से ना, तो बाहर का टेम्परेचर कितना है। हमने कितनी हीट दी है ये इस बात पर निर्धारित करेगा कि हमारा टेम्परेचर कितना है, ठीक है ना? इसी को यूटिलाइज किया किसने? स्टीफन बोल्ट्जमैन। स्टीफन बोल्ट्जमैन ने एक थ्योरी दी, क्या कहा कि अगर ये कोई बॉडी है, सुनना, यहीं से तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शुरू होता है, यहीं से तुम्हारे सवाल आएंगे करने के लिए, लेकिन इसको समझने करने के लिए तुमको पीछे की पूरी कहानी क्लियर रहनी चाहिए। अब सोचना, एक खिलौना भी बनाया था, एक साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी का एक खिलौना भी बनाया था, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, जो 99.9% तक ब्लैक बॉडी थी। अभी दिखाऊंगा खिलौने को, सुनो। अरे रुको तो यार, पहले दिखा देना ही। चिल्ड्रंस डे में ये देख, फेरीज ब्लैक बॉडी, ये खिलौना था। तो तुम क्या लगा मैं खिलौना बना के ले आया हूं क्या? सुनो देखो, इसने क्या किया, एक चैम्बर लिया, चैम्बर को अंदर ब्लैक कलर से पेंट कर दिया, डार्क ब्लैक जितना वो कर सकता था, अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ ब्लैक दैट इज अचीवेबल। यहां पर एक रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा दिया, यहां से एक रेडिएशन पास कराया, ये रेडिएशन यहां पड़ा, क्या इस बॉडी ने इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया? अरे कुछ तो एब्जॉर्ब किया होगा, मतलब एक मेजर हिस्सा एब्जॉर्ब किया होगा, क्योंकि ये बॉडी नियर टू कैसी है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। जो कुछ रेडिएशन बचा रह गया वो यहां टकराया, फिर यहां एब्जॉर्ब हुआ, यहां टकराया, यहां एब्जॉर्ब हुआ, यहां से फिर से लाइट इसी पॉइंट पर पड़े और अपने पाथ को रिट्रेस करके बाहर आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी 0.1%। इसी वजह से कहा गया कि ये बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, जिसका एक्यूरेसी 99.9% है। तो क्लैरिटी है, बस यही खिलौना था और कुछ नहीं था। सुना हो, इधर आओ। स्टीफन बोल्ट्जमैन ने क्या कहा, सुन 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 भाई भाई भाई। स्टीफन बोल्ट्जमैन ने कहा कि अगर एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर कितना है? T, और बाहर का टेम्परेचर है कितना? T0। अंदर का टेम्परेचर कितना है? T, बाहर का टेम्परेचर कितना है? T0। तो ये जो रेडिएशन एमिट करेगा, एनर्जी या एमिसिव पावर क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस्ड या एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बोलो बोलो बोलो। एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हाँ, टाइमिंग खराब है बस तुम्हारी थोड़ी।
एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर की पावर 4। ये कौन सी एनर्जी है? जो एमिट हुई है। कौन सी एनर्जी है? जो एमिट हुई। जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो लिखा सिग्मा टी की पावर 4। सिग्मा को कहा स्टीफेंस कांस्टेंट या स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कोई वैल्यू याद है किसी को? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। देखो सुनो 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 सुनो, याद रखने का तरीका है 5 6 7 8। क्या याद करोगे? 5 6 7 8। 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस ए, याद कर लोगे? 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस ए। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर। अरे भाई ई क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या इसको वॉट लिख सकते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर? तो सिग्मा का यूनिट हो जाएगा कितना? वॉट पर मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4। केल्विन की पावर 4। एक बात यहां अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा कि रेडिएशन में टेम्परेचर कभी भी डिग्री सेल्सियस में यूज नहीं होगा। यूज नहीं होगा, समझ गए? केल्विन, हमेशा केल्विन। केल्विन +4 होगा। हाँ, सिग्मा का यूनिट लिखा, मारेंगे अब्बा, उड़ जाओगे। ए बाबू, सुनो 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 सुनो, इधर देखो। अब यहां ध्यान से देखो। ई को अगर मैं लिखूं, हो भाई अच्छी खासी गणित है, इसको ध्यान से देखो, उड़ जाएगा, बुद्धि हरी हो जाएगी। ई को हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम डी क्यू बाई ए डी टी लिख सकते हैं? डी क्यू बाई ए डी टी, ये किसके बराबर है? सिग्मा टी की पावर 4। तो डी क्यू बाई डी टी को क्या लिख सकते हो? सिग्मा ए इंटू टी की पावर 4। ये पता है किसके लिए है? ये किसके लिए है? ये है ब्लैक बॉडी के लिए। किसके लिए? ब्लैक बॉडी। नॉर्मल बॉडी जिसकी इमिसिविटी कितनी है? ई। जिसकी इमिसिविटी कितनी है? ई। समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या हो जाता है? डी क्यू बाई डी टी, जो ये इसने एमिट किया है, ये बराबर हो जाता है सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? ब्लैक बॉडी। अब जैसे मान लीजिए हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, एक ब्लैक बॉडी है, उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। क्या दोनों बराबर एनर्जी एमिट करेंगे कि अलग अलग? दोनों बराबर एनर्जी एमिट करेंगे? नहीं, दोनों अलग अलग। लेकिन अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है, तो जो जितना ज्यादा एमिट कर रहा है उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? पक्का जी? कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब सुनो, ये वो एनर्जी है पर यूनिट टाइम जो एमिट हुई है। अब इसके बाद अगर हम समझें तो क्या ये बताओ, ये बॉडी खाली एनर्जी एमिट ही कर रही है कि एब्जॉर्ब भी कर रही होगी? एब्जॉर्ब भी कर रही होगी। ये तो इस टेम्परेचर की वजह से इसने हीट एमिट किया डी क्यू बाई डी टी। क्या ये बॉडी कुछ एब्जॉर्ब भी कर रही होगी? एमिट किया डी क्यू ई बाई डी टी और एब्जॉर्ब किया डी क्यू ए बाई डी टी। तो क्या मैं डी क्यू ए बाई डी टी को सेम इसी फॉर्मेशन में सिग्मा ई ए इंटू टी नॉट की पावर 4 लिख सकता हूं? नहीं आया? सर सोच रहे हो सर ई क्यों लिखा है? सर ए लिखना चाहिए था। यही कह रहे हो ना? सिग्मा ए इंटू टी नॉट की पावर 4। क्लियर है? ए किसके बराबर है? ई के। ए किसके बराबर है? ई के। ए बराबर ई। किसी भी नॉर्मल बॉडी का अगर टेम्परेचर टी है, जिस इंस्टेंट पे तुम बात कर रहे हो बाहर टेम्परेचर कितना है? टी नॉट। टी नॉट है ना?
इस इंस्टेंट पर ये ना तो ठंडी हो रही है ना तो गर्म हो रही है, तो जितना रेडिएशन ये एमिट कर रही है उतना ही रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है, तो ये सिग्मा ई ए इंटू टी नॉट की पावर 4 लिख दिया जाता है, ए बराबर ई लिख दिया जाता है, ठीक ना। तो डी क्यू ए बाई डी टी को इसी वजह से हम क्या लिख लेते हैं, सिग्मा ई ए इंटू टी नॉट की पावर 4। अरे क्लैरिटी है, पक्का जी। डिफरेंस कितने का आएगा, डिफरेंस कितने का आएगा, सोचो। डी क्यू नेट बाई डी टी को अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। बताओ इस स्थिति परिस्थिति में बॉडी ठंडी हो रही होगी कि गर्म, इस स्थिति परिस्थिति में अगर मैं कहूं टी ज्यादा है और टी नॉट कम है, सोचो 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 सोचो, क्या भाई साहब ठंडी हो रही, अगर टी की पावर 4 कम है और टी नॉट ज्यादा है तो बॉडी गर्म हो रही, सिंपल सी बात है ना यार। अच्छा, अगर हम कहें इस बॉडी का मास m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है, मास m है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है, तो जो नेट dq आया क्या वो ms dt के बराबर हो जाएगा? अरे ms डेल्टा t जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं आया, आ रहा है। dq की जगह क्या लिख सकते हैं, सोचो dq की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, पहले ये देखो dq बाई dt क्या है तुम्हारे पास, सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। क्लियर है, ये दो हिस्से की वजह से आया, एक एमिटेंस की वजह से, इमिसिविटी की वजह से, दैट इज डी क्यू ई बाई डी टी। इसको हम किसके बराबर लिख रहे हैं, सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4, और एक है हमारे पास क्या भाई, डी क्यू ए बाई डी टी, जो किसके बराबर है, सिग्मा ई ए इंटू टी नॉट की पावर 4, टी नॉट की पावर 4। ठीक, अच्छा बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर हमारा डी क्यू बाई डी टी इस एक्सप्रेशन से पॉजिटिव आया है, क्या है भाई साहब, पॉजिटिव, तो बॉडी का टेम्परेचर गिर रहा होगा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, सोचो। टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीजेस विथ टाइम। सर बहुत बढ़िया। और अगर डी क्यू बाई डी टी घट रहा होगा, नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस विथ टाइम। ठीक है, अगर हम बात करें अंडर कूलिंग की कंडीशन में, हम कह रहे हैं ये बॉडी था, इसका टेम्परेचर था टी, यहां का टेम्परेचर था टी नॉट, मतलब कौन ज्यादा है, कूलिंग में कौन ज्यादा है भाई, टी इज ग्रेटर देन टी नॉट। तो क्या थोड़े समय बाद dt टाइम में इसका टेम्परेचर t माइनस dt हो जाएगा? आता नहीं है तुम लोग को कुछ भी, इतना साधारण भाषा में समझा रहे, पता नहीं है और क्या चाहिए। dq बराबर क्या लिख सकते हो, ms डेल्टा t, ms डेल्टा t प्लस ms डेल्टा t की माइनस ms डेल्टा t, माइनस ना, फाइनली घटा ना टेम्परेचर, तो हम क्या लिख सकते हैं, ms dt, यहां पे माइनस डिवाइडेड बाई dt, बराबर कितना, बराबर कितना, सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। तो dt बाई dt कितना होगा, माइनस ऑफ dt बाई dt कितना होगा, सिग्मा ई ए अपॉन ms, और ये कितना, t की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। E क्या है, एमिसिविटी। A क्या है, सरफेस एरिया एक्सपोज्ड। M क्या है, मास। S क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है कि नहीं, किसी भी बॉडी के लिए ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है कि नहीं है? लेकिन ये फॉर्मूला ना 12 बजे रात को भी कोई तुमसे उठा के पूछ लेना तो तुमको एकदम याद रहना चाहिए। यहीं से रेशियो बेस्ड सवाल आएगा, रेशियो बेस्ड खूब सारे क्वेश्चन आएंगे। कहेगा रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है कि नहीं है? रहे ना, मास के भी है ना, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। क्या देगा, एक बॉडी है उसका रेडियस है r, दूसरा है उसका
एक का आर है, दूसरे का 2r। बताओ रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो क्या होगा? तो इस dt बाई dt को, टेम्परेचर जो फॉल हो रहा है, इसी को बोला जाता है रेट ऑफ कूलिंग। अभी सवाल खूब देखने को मिलेंगे, लगभग कुछ नहीं, इस स्लाइड में रेडिएशन के 25 से 30 सवाल हैं, और वो चुने हुए 25 से 30 सवाल है जिनको लगा लो तो तुम्हारा पूरा रेडिएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम dt बाई dt को क्या लिखेंगे? माइनस dt बाई dt का मतलब क्या है? क्या है? रेट ऑफ कूलिंग। इसको कई जगह ऐसे आर से भी लिखा होता है, तो परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल सी बात है। अरे क्लैरिटी है? पल्ले नहीं पड़ रहा है क्या? फॉर्मूला याद हो जाएगा? dq की जगह बस क्या लिख दिए हैं? msct। अब एक साइंटिस्ट आया, न्यूटन, नाम सुना ही है? कोई कह ही नहीं सकता कि नाम तो सुना ही नहीं है, पूरा जीवन कबाड़ मचा के रखा हुआ है। वो आदमी आया, उसने कहा कि भाई साहब तुम यहां क्या लिख रहे हो? टी की पावर 4। यहां क्या लिख रहे हो? टी नॉट की पावर 4। अगर मैं ऐसा कहूं कि ये टेम्परेचर डिफरेंस छोटा हो, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, कितने का? 10 डिग्री सेल्सियस का, तो एक का टेम्परेचर लिखोगे 273, दूसरे का कितना लिखोगे? 283 लिखोगे ना? 273 का फिर उसने पावर 4 किया, 283 का पावर 4 किया, और जब उसको साइंटिफिक कैलकुलेशन के टर्म में लेके आया ना, तो उसने देखा कि मोटा मोटा ज्यादा डिफरेंस तो आ नहीं रहा। अरे क्लैरिटी है? कैलकुलेशन तो जो मेरा डेटा, जो मैं अपना एक फॉर्मूला सेट कर रहा हूं लीनियर टेम्परेचर का, वो इससे मोटा मोटा मिलता जुलता था। तो उसने अपनी एक थ्योरी बनाई आसान कैलकुलेशन की, कि जब टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस का हो, जैसे एक बॉडी है वो 400 केल्विन से सीधे घट के 200 केल्विन पर आ गई, तो वहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग काम नहीं करेगा। कोई बॉडी था वो 400 केल्विन से घट के 390 पे आ गया, 350 पे आ गया, तो वहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग काम कर जाता है। इसी का एक आसान वर्जन था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। फिर इसी कैलकुलेशन का साधारण वर्जन, अगर जैसे हम कॉफी ठंडा कर रहे हैं, भाई क्या है, तुमको कॉफी आई 50 डिग्री सेल्सियस पे, घट के हो गई 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल हो कूलिंग का, अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, कितना? 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग धड़ल्ले से लगा सकते हैं। क्लैरिटी है? वो आपको सवाल दिख जाएगा, आप देखते ही बता देंगे कि यहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन अभी हम बेसिक बात करेंगे स्टेफन बोल्ट्जमैन के अराउंड और किरचॉफ्स के अराउंड। एमिसिव पावर क्या पढ़े? देखो, दो तरह के एमिसिव पावर हैं, एक जिसका हमको कोई काम नहीं है, एक का नाम है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, है वही। स्पेक्ट्रल लगाने का मतलब है कि पर यूनिट वेवलेंथ भी कैलकुलेशन होगी। अब मतलब क्या? एनर्जी, नेता बताओ, बोलो बोलो, सब बोलेंगे, यही सब याद करना है फॉर्मूला। एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वेवलेंथ, पर यूनिट वेवलेंथ। अरे क्लियर है क्या? अगर हम इसकी यूनिट लिखें तो क्या वॉट पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं? एनर्जी पर यूनिट टाइम का क्या हो गया? एनर्जी पर यूनिट टाइम वॉट, एरिया का मीटर स्क्वायर, वेवलेंथ का मीटर। अरे लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात हम लोगों ने क्या पढ़ी? एमिसिव पावर। क्या पढ़ा? एमिसिव पावर। एब्जॉर्प्टेंस, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। एमिसिव पावर में क्या पढ़ा? ई बराबर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/a/dq/dt, और यूनिट क्या हो जाएगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, हमको बस एक बात का ध्यान देना है, ए और ई, ए और ई किसका रेशियो है? ए का मतलब एब्जॉर्प्टिव एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाई नॉर्मल बॉडी। कंपेयर किससे कर रहे हैं? ब्लैक बॉडी से। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाई नॉर्मल बॉडी टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाई ब्लैक बॉडी। अच्छा, इसके बाद हम लोग ई बराबर क्या पढ़े? एनर्जी एमिटेड बाई
एनर्जी एमिटेड बाय नॉर्मल बॉडी डिवाइडेड बाय एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। किसी इंस्टेंट पर अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूं ये नॉर्मल बॉडी है और मैं कह रहा हूं ये ब्लैक बॉडी है, तो क्या इसका E बराबर A है? क्या इस कमरे में जितनी भी चीजें हैं सबका E और A बराबर है? सबका E और A बराबर है? हर बॉडी का जैसे मेरा इस टी शर्ट का E जो है, इस टी शर्ट का A जो है, क्या वो ऑरेंज के E और A के बराबर है? नहीं। लेकिन इसका इंडिविजुअल E और A बराबर है कि नहीं? अरे है कि नहीं है? चाहे ब्लैक हो, चाहे रेड हो, चाहे ब्लू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल बॉडी का क्या E और A बराबर होगा? क्या हर बॉडी का E और A बराबर होगा? नहीं, हर बॉडी का E और A बराबर नहीं हो। ब्लैक बॉडी का E और A अलग होगा। कितना होगा? 1। अरे होगा कि नहीं होगा? मतलब इससे अलग होगा। मैं कह रहा हूं इस बॉडी से अलग होगा, लेकिन क्या एक दूसरे के बराबर होंगे? और बराबर किसके होंगे? 1 के। तो अगर एक कमरे में जिसका टेम्परेचर कितना है, T, इसका भी टेम्परेचर कितना होगा? T, और इसका भी टेम्परेचर कितना होगा? T। है, समझ आ रहा है? इतने के बाद मेरा है ना भाई, तो कोई नहीं सिखा सकता, गारंटी लिखवा लो। फिर तुम खाली फॉर्मूला वैल्यू रख के सवाल सीखोगे। और सोचो, सुनो 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 सुनो, और उससे सबसे बड़ी समस्या पता है क्या होती है? कि हमारा सवाल का फॉर्मूले में वैल्यू रख के तो हम आंसर रट लिए हैं, गिवन डेटा दिख गया तो हम फॉर्मूले में वैल्यू डाल लिया और आंसर निकाल लिए, और इससे तुम्हारा नीट कभी नहीं होगा। सवाल हमको क्यों समझ नहीं आता? हमारे 90% नीट के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उनको सवाल ही समझ नहीं आता कि सवाल पूछा क्या है। तो कोई भी सवाल जब पैदा होता है तो वो कैसे पैदा होगा? जब तुमको स्टेफन बोल्ट्जमैन का पूरे प्रोसेस का समझ ही नहीं है, तुम फॉर्मूला रट लिए हो, लास्ट में तुम इस लेवल पे रटे हो कि तुम भूल गए साला टी बॉडी का था कि सराउंडिंग का। समझ रहे हैं? पता चला। और गड़बड़ कहां होता है? सुनो, गड़बड़ यही नहीं होता है। गड़बड़ ये होगा कि बॉडी घटी 400। सबसे खतरनाक गलती लोग कहां करते हैं? बॉडी ठंडी हुई 400 केल्विन से 200 केल्विन, 400 केल्विन से 200 के। हमको आदत पड़ा होता है Q बराबर MS डेल्टा T रख के खूब सवाल बनाने का, शुरुआत में आ जाता है। तो हम एक बार T की जगह रख देते हैं 400 और T0 की जगह रख देते हैं 200। सर यही तो करना था। T0 किसका टेम्परेचर है? सराउंडिंग का। बात समझे ना? तो 2 बार अलग अलग फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? T पर अलग लगेगा और T0 पर अलग, मतलब T1 पे अलग लगेगा और T2 पे अलग, और दोनों में T0 कॉमन रहेगा। तो जब कॉन्सेप्ट समझे रहोगे, जब तुमको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तुम सवाल के फॉर्मेशन पे आओगे, तो तुम तो यही ढूंढोगे गिवन डेटा ये फॉर्मूले में रखे, अगर सेट हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो राम नाम सत्य है। वो तो है ही है। अब सुनना, ध्यान से सुनना। और क्या पढ़े हो नेता? कितना बजे? 11:07 में, 11:30 तक है आज। हाँ भाई। अरे हाँ यार, सुधांशु सर इतना लेट नहीं छोड़े यार, अभी फिर मुझे पड़ोस वाली क्लास में ही जाना है, जस्ट बगल में, हम ही दोनों कूद कूद के पढ़ा रहे हैं। हाँ भाई। ए नेता, इधर ध्यान दो। अगर हम कहें ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर T है और इसका टेम्परेचर कितना है? T0 है। कितना है? T0। क्या ये कुछ रेडिएशन एमिट कर रहा है? उसको क्या एमिसिव पावर बोलते हैं। जो एमिट किया क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 है? जो एब्जॉर्ब किया क्या वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर 4 है कि T0 की पावर 4? T0 की पावर 4। कितना एब्जॉर्ब करेगा, क्या वो सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा? तो हमने क्या लिखा कि E इक्वल्स टू क्या है? dq बाई a dt, दैट इज इक्वल टू सिग्मा E इंटू a इंटू T की पावर 4। एब्जॉर्ब्ड वाला कि रिफ्लेक्टेड वाला? एमिटेड वाला। एमिटेड वाला। तो dq E बाई dt बराबर हम क्या लिख लिए? यहां से a हटा दो यार, सिग्मा E इंटू T की पावर 4। अगर ब्लैक बॉडी कहेगा तो E की जगह क्या लिख लोगे? ब्लैक बॉडी कहेगा तो E की जगह है 1। एब्जॉर्प्टिव पावर दिया हुआ हो तो क्या इमिसिविटी अपने आप लिख सकते हो? एब्जॉर्प्टिव पावर 0.4, तो इमिसिविटी भी 1 में से घटा मत देना। हाँ मतलब ये सब हो जाता है टैलेंट।
ऐसी गलतियां हम करते हैं। इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर दोनों बराबर होते हैं। रिफ्लेक्ट करने वाला और एमिट करने वाला दोनों अलग अलग बात है। कैसे समझाए? जब भी रिफ्लेक्शन और एमिशन में तुमको डिफरेंस पैदा करना हो तो अपने दिमाग में एक थॉट ले आना है कि एक रॉड ले लिए, उस पर लाल कलर का कपड़ा बांध लिए, एक रॉड को लाल कलर का गर्म कर लिए, दोनों को अंधेरे कमरे में रख दिए, कौन दिखाई देगा? जो गर्म है वो ना, क्योंकि वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, और लाल कपड़े वाला बेचारा रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा था तो दिखाई नहीं देगा। तो डी क्यू ई बाई डी टी जो होगा वो किसके बराबर होगा भाई? सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4। डी क्यू आर बाई डी क्यू ए बाई डी टी किसके बराबर? कितना? सिग्मा ई ए इंटू टी नॉट की पावर 4। दोनों को घटा दे भाई, जनरली हम कूलिंग की ही बात करते हैं। तो डी क्यू ई बाई डी टी माइनस डी क्यू ए बाई डी टी दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये बराबर हो गया कितना? सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। क्लियर है? ये इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ हीट लॉस। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ हीट लॉस। अब सवाल में रेट ऑफ हीट लॉस ना पूछ के तुमसे पूछेगा रेट ऑफ कूलिंग। क्या पूछेगा भैया? रेट ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग में क्या लिखोगे नेता? बोलो बोलो, तुम्हारे लिए करवा रहा हूं दोबारा से यार, ये तो पीछे तो लिखा ही है, अपने लिए थोड़ी लिख रहा हूं, मुझे याद है भाई। डी क्यू की जगह क्या लिखोगे? एम एस डेल्टा टी, तो प्लस की माइनस? क्यों नेता माइनस? कूलिंग हो रहा है ना, टेम्परेचर घटेगा ना। सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर, क्या डी टी बाई डी टी लिख सकते हैं? किसके बराबर? सिग्मा ई ए बाई एम एस टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अरे क्लियर है? जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा की कम? ज्यादा की कम। जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ कूलिंग कम। जिसका सिग्मा ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा। जिसका एमिसिविटी ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा। क्या हम रिलेट भी कर पा रहे हैं या बस केवल फॉर्मूले से रट रहे हैं? जितना ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पर एक्सपोज होगा क्या उतनी ज्यादा कूलिंग होगी? अरे चाय पीते हो, कभी कप से प्लेट में डाल के चाय पिए हो? नहीं नहीं सर, वी आर वेरी सोफिस्टिकेटेड। मुंह जल जाएगा लेकिन बदलाव नहीं। चाय नहीं पीते हैं, दूध पिए हैं, कुछ भी पिए हैं, प्लेट भाई किसी भी चीज को। ओ भाई ओ नेता, किसी भी चीज को ठंडा करने के लिए क्या उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है? ये सोचो। अरे क्लियर है? हाँ स्ट्रॉ, इनको हॉट कॉफी स्ट्रॉ से पिलाओ। ए दादा, ए सुन बे भाई, जिसका मास ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, एक कंटेनर में ज्यादा पानी एक कंटेनर में कम, कौन जल्दी ठंडा होगा? जिसमें कम है, इसमें ज्यादा वो जल्दी ठंडा होगा। ये सब रिलेशन है, अपना आराम से पढ़ते रहना। सवाल पढ़ो। देखो पहला ही सवाल बहुत भौकाली क्वेश्चन कह रहा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी, सुनना, इफ द टेम्परेचर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज्ड बाई 10%, मतलब इनिशियल टेम्परेचर T था तो फाइनल टेम्परेचर T की 1.1 T, 1.1 T कह रहा है द परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम इट्स सरफेस। सुनना ध्यान से, क्या नेट रेडिएशन की बात कर रहा है या केवल एमिटेड की? केवल एमिटेड की। कितना एब्जॉर्ब किया इससे कोई मतलब नहीं है। रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम इट्स सरफेस मतलब डी क्यू ई बाई डी टी की डी क्यू आर, डी क्यू ए बाई डी टी की डी क्यू ई बाई डी टी, क्या टी की पावर 4 है? अरे है कि नहीं है? क्या मैं इसको एरर से सॉल्व कर सकता हूं? कर सकता हूं, सोच लो सोच लो। चेंज कितने का है? लेकिन यहां देख रहे हो पावर, पावर देख रहे हो 4, इसमें भले ही परसेंटेज चेंज कम होगा लेकिन क्या इसमें चेंज बहुत ज्यादा हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? चलो तुम एरर से सॉल्व करके देखो। एरर से सॉल्व करोगे तो क्या इसको मैं कोई एक्स मान लूं?
तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स बाई एक्स दैट इज 4 डेल्टा टी बाई टी, 4 डेल्टा टी बाई टी। क्या आएगा जी इससे, तो 40%। हाँ डेल्टा टी कितना, अरे 1.1 -1 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो कितना होगा 4, यहां कितना 0.1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 100%, कितना परसेंट आएगा 40। तो में से निकालोगे 40% मारोगे और तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, द राइट आंसर इज 46%। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा कि जब भी यहां पे मार्क कर लीजिएगा, स्टेफन बोल्ट्जमैन में, स्टेफन बोल्ट्जमैन में एरर, एरर लगेगा कि नहीं लगेगा, एरर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि टी भले ही छोटा है बट उसका पावर बड़ा हो जाता है। अरे नेता नहीं आया, आया, आ रहा है, यस। सुनो, तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे सर, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, t की पावर 4, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 4। तो हमको परसेंटेज चेंज इन x देखना था ना, परसेंटेज चेंज इन x क्या लिखेंगे, x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाई x इनिशियल इंटू 100%। x फाइनल को क्या मैं 1.1 की पावर 4 लिख सकता हूं, -1 की पावर 4 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई 1 की पावर 4 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो हम पिछले 4 साल से ये सवाल करा रहे हैं, तो ये हमको याद है कि इसका क्या होता है 1.46 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो कितना हो गया, कितना आंसर आ जाएगा 46%। अरे क्लैरिटी है जी, तो सही आंसर क्या होगा 46%। क्लियर है, दो बातें ध्यान देनी है। पहली बात क्या, पहली बात क्या कि अगर आप टेम्परेचर में थोड़ा भी चेंज करेंगे तो एनर्जी में चेंज ज्यादा होगा। क्यों भाई, क्योंकि टेम्परेचर की पावर क्या है 4। तो यहां पर हम सिंपल एरर मेथड से नहीं जाएंगे, क्योंकि एरर में अगर इधर चेंज छोटा है तो हमको आउटपुट भी क्या मिलता है छोटा। अरे क्लैरिटी है ना, ठीक है ना। और सवाल देखो, खाली ऐसे ऐसे सस्ते सस्ते सवाल है। जैसे ये देखो क्या कह रहा है, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 400 डिग्री सेल्सियस, अज्यूमिंग सराउंडिंग टेम्परेचर टू बी नेग्लिजिबल, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर को कितना मान लें 0। एट व्हाट टेम्परेचर विल द बॉडी एमिट्स डबल ऑफ इट्स रेडिएशन। क्या बात किया इसने, सोचो इसने क्या बात करी, क्या इसने तुमसे कहा कि तुमने नेट कितना एमिट किया, या नेट कितना एब्जॉर्ब किया, या केवल एमिटिंग की बात कर रहा है, केवल एमिटिंग की बात कर रहा है। जब एमिटेड लिखे तो सिंपल एमिटेड वाला फॉर्मूला, जब एब्जॉर्ब्ड लिखे तो सिंपल एब्जॉर्ब्ड का फॉर्मूला, जब रेट ऑफ हीट लॉस पूछे या रेट ऑफ कूलिंग पूछे तब हम फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। क्या डिफरेंस क्लियर है, क्या डिफरेंस क्लियर है, क्या है डिफरेंस, क्या है डिफरेंस जल्दी बोलो। जब मैं कहूं, जब मैं कहूं कितना पावर एमिट हो रहा है, कितना एमिसिव पावर एमिट हो रहा है, तो क्या हम सिग्मा ई ए टी की पावर 4 लिखेंगे। कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, सिग्मा ई ए टी नॉट की पावर 4 लिखेंगे। कितना रेट ऑफ हीट लॉस है, अगर हमसे रेट ऑफ हीट लॉस रेट ऑफ कूलिंग पूछेगा तो क्या पूरा फॉर्मूला लगेगा, नहीं आ रहा है, आ रहा है जी। रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग सवाल में आएगा तो क्या हम सिग्मा ये टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 लगाएंगे। कितना घटिया रिस्पॉन्स करते हो बे, पेट निकल जाता है मेरा तुम लोग के रिस्पॉन्स से। अच्छा है, बचपन में हमारा नाम था सेठ, क्योंकि हमारा मुंह बहुत बड़ा था और हम, सर बहुत बड़ा था और हम पेट से बहुत मोटे थे, और आराम से घर के दरवाजे पे से बैठ जाते थे, चुपचाप बैठे रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। तो मतलब जनरली सेठ लोग का पेट निकला होता है, हमारा सर भी बड़ा था। आजकल तो लोग कहते हैं जिसका सर बड़ा होता है वो बीमार होता है, बीमारी होती है सर का बड़ा होना है? हम स्वयं ब्रह्मा से आए थे। ए भाई, ए नेता, यार ध्यान दो
भैया भैया भैया, टेम्परेचर किस में है? टेम्परेचर किस में है? डिग्री सेल्सियस में ना। क्या केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हमसे पूछा क्या है? एट व्हाट टेम्परेचर विल द बॉडी एमिट डबल ऑफ इट्स एनर्जी रेडिएशन? सब कुछ तो बॉडी का कांस्टेंट है, क्या चेंज हो रहा है सोचो ना। सुनो ध्यान से पढ़ो सवाल, एक एक लाइन में सवाल बनाने हैं। टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना है? 400 डिग्री सेल्सियस, assuming the surrounding temperature to be negligible. At what temperature will the body emit double of energy? तो सिंपल एनर्जी कितना एमिट कर रहा है, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 4 के है? अरे यार कैसे गधेड़े हो बे तुम लोग, बोलते नहीं हो यार। अभी तो हम लगा रहे, तुम्हारे लिए भी सवाल है इसमें करने के लिए, करके ले आना घर से कल। ये बताओ डी क्यू बाई डी टी किसके बराबर है? सिग्मा आगे ई ए टी की पावर 4। अरे क्लियर है? क्लियर है? डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, खत्म। और dt बाई dt कहता तो डिवाइड बाई ms कर देते क्या? अरे कर देते ना। वो dt बाई dt कभी पूछेगा ही नहीं, वो पूछेगा तो रेट ऑफ कूलिंग के साथ पूछेगा। तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा कि पूरा फॉर्मूला? पूरा फॉर्मूला। तो सोचो, क्या मेरा q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 4 है? अरे वाह हो, तुमसे क्या पूछा? फाइनल टेम्परेचर। तो Q1 अपॉन Q2 बराबर कितना? T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 की पावर 4। Q1 कितना है जी? Q1 कितना है? Q1 4। अबे Q1 डबल हुआ ना एनर्जी, तो Q1 x है, तो क्या ये 1/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई T1 बाई T2। क्या निकालना? T2 निकालना था क्या? T2 निकालना था, या 1/4 लिख लें। तो T2 बराबर 2 की पावर 1/4 इंटू T1। 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाई T1 कितना? T1 कितना? 400 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये भूलना मत, टेम्परेचर हमेशा रेडिएशन में किस में रखा जाएगा? केल्विन में। तो 4 2 673 हो गया। 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 600 673। अरे क्लियर है? 2 की पावर 1/4 जो होगा ना, 1/2 कितना होता है? अंडर रूट 2 कितना होता है? 1.7 1.4। 1.4 का अंडर रूट निकालोगे ना, अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। अरे समझ रहे हो? 1.2 1.3 आएगा। तो 673 से 673 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर इसमें एक ही जगह है, क्या? 800 केल्विन। तुक्का मारना था नेता, पता चला अब यहां आके अटक गए और सोच रहे हैं 2 की पावर 1/4 कैसे निकालें। यही सोच रहे थे ना? अरे गधा, 673 केल्विन है कि नहीं है? और 2 की पावर 1/2 का मतलब होता है 1.414। 1.414 का अंडर रूट करोगे तो 1 से छोटा तो नहीं होगा। अरे क्लैरिटी है ना? क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या है? 1। अब उसके बाद अगर तुम स्क्वायर बढ़ा रहे हो तभी तो 1 से बड़ा होगा, तो मतलब ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। मतलब 673 जो है उससे बड़ा टेम्परेचर आएगा। उससे बड़ा टेम्परेचर क्या है? 800 केल्विन। तुक्का मारो, आगे बढ़ो। इसको तुक्का नहीं बोलते हैं, इसको समझदारी बोलते हैं। कॉमन सेंस सबके पास नहीं होता है सर, तो इसकी आदत डालनी पड़ेगी। ये बताओ, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ सिलेंडर emitter of same material is 1/4 and their temperature is in the ratio of 2:1. The ratio of amount of heat emitted by them, Q equals to क्या है? Q equals to क्या है? हीट एमिटेड का ही तो पूछ रहा है बे। तो dq by dt क्या लिखोगे? सिग्मा EA इंटू टी की पावर 4 है भैया, ये तो लिखोगे ना? नहीं आया? आ रहा है। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल एमिटर। एमिटर कैसा है? एमिटर कैसा है? सिलेंड्रिकल। रहे कि नहीं है? सिलेंड्रिकल एमिटर का सरफेस एरिया कितना होता है? सिलेंड्रिकल का, अरे भाई Q1 अपॉन Q2 को क्या मैं A1 अपॉन A2 इंटू T1 अपॉन T2 की पावर 4 लिख सकता हूं? क्या होगा? 1:1। 1:1। क्यों भाई? कैसी बॉडी है वे?
रेडियस ऑफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सिलिंड्रिकल एमिटर। एमिटर कैसा है? सिलिंड्रिकल। स्फेरिकल है कि मैं एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लिख दूं? सिलिंड्रिकल सरफेस है ना, रेडियस कितना है? आर। तो एक्सपोज्ड सरफेस कितना है? 2πr_l। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? आर के। तो क्या लिखोगे? r1/r2 इंटू T1/T2, T1/T2 की पावर आर की पावर 4, सॉरी। r1/r2 कितना है जी? r1/r2 कितना है? 1:4। और T1/T2 2 डिवाइडेड बाई 1। 2 दूना 4, मतलब क्या हो गया? 4:1। सही आंसर क्या होगा? 4:1। गधा की तरह से 1:1 मत लिख देना, क्योंकि हमको आंख बंद करके दिखाई देता है एरिया मतलब सर रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। बुझ रहे हो कि नहीं? यहां तुम गलती कर सकते हो, गलती कर सकते हो नेता, थोड़ा ध्यान देना। है देखो, ये एक सवाल, आखिरी सवाल, जबरदस्त सवाल। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। कूलिंग रेट ऑफ स्फीयर इज 600 केल्विन। कूलिंग रेट ऑफ केल्विन, कूलिंग रेट ऑफ स्फीयर ऑफ 600 केल्विन एट एक्सटर्नल एनवायरमेंट कितना है? 200 केल्विन। कितना है? आर। नेता, जहां हम बोले थे ना कि हम गलती कर सकते हैं, वही है ये सवाल। कूलिंग रेट कितना है? 600 केल्विन पर कुछ आर, जब सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है? When the temperature of sphere is reduced to 400 केल्विन, the cooling rate of the sphere becomes। रेट ऑफ कूलिंग को क्या आर से डिफाइन किए थे? अरे नेता, माइनस ऑफ dt/dt लिखे थे, और सब तो कांस्टेंट था, t की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। सिंपल, r1/r2। k से k कट जाएगा। पहले t कितना है? कितना है? 6 है, तो 6 की पावर 4, ठीक है ना, माइनस सराउंडिंग का कितना है? 2 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4 की 8। अरे 2 गुणे 10, 2 गुणे 100 ना, 10 की पावर 2 ना, 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई आर2 कितना? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर रिड्यूस टू 400, तो कितना? 4 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 8। अरे गया क्या? कुछ लोग तो समझदार होते हैं, लिखते ही नहीं है इसको। अब क्या हो गया? सॉल्व कर लो। R1 कितना है जी? R1 कितना है? आर। R2 निकालना है। अब 6 की पावर 4 करें सर, बड़ा कठिन है सर। कितना होता है? 6 के 36, छक्का 216, और 216 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? 200, हाँ 1296 लिख रहे हैं नेता, गलत हुआ तो फोड़ देंगे, जान लेना। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 डिवाइडेड बाई 4 चौक को 16, चौक को 64, चौक को 256, यहां 16 होगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यहां 16 होगा। बहुत बढ़िया, गणित ध्यान से करना भाई। और यहाँ 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यहां भी 16। सॉल्व कर लो, यहां से R2 आ जाएगा यार, R2 आ जाएगा 256 में 16, 1296 में से 16, तो ऊपर R जाएगा, R निकालना है, उधर 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 कम हो जाएगा, मतलब या तो 3/16 होगा या तो 9/27 होगा। 3/16 आ रहा है क्या? कैलकुलेट किए हो क्या ऐसे ही? आंसर हो गया 3/16। इस तरह के और सुनिए 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 नेता, यहां देखिएगा, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल। 6 सवाल आपके लिए होमवर्क है, ये आपकी जिम्मेदारी है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कल मिलेंगे। कल ये चैप्टर का अपन अंतिम संस्कार कर लेंगे। हाँ बोला बाबू, बात दूठो पूछ लो, कहा एक कट पूछियो भैया, क्या कह रहे हो बताओ? पार्टी आज मिलेगा, इतना गुब्बारा उब्बारा सजा है, हम भी इंतजार में, हमको भी मिलेगा है। चलिए भैया, अच्छा सुनिए भाई, बाल दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब, मैं, आप जीवन में जिस भी मार्ग पर जाएं, जो भी रास्ता आप अपने जीवन में चुने, यहां के बाद
सफलता हर रास्ते पर है और सफलता आपको मिले, मैं ऐसी ईश्वर से दुआ करूंगा। जीवन के किसी मोड़ पर कभी हमारा आमना सामना हो तो हम हंस के आपसे मिल सके और आप बिना आंखें चुराए हमसे जा सके। मैं ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। ठीक है ना? आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। खुश रहिए।